हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद रूबली। आई एम मोहित। और आज की जो हमारी वीडियो है वो सरकार ने हाल ही में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस की है उसके ऊपर है। तो अगर आपको इस पॉलिसी को लेकर कुछ भी डाउट्स है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हो सके तो एंड तक देखिए इसको। इस पॉलिसी में जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है वो ये है कि आज तक क्या होता था कि 10th की पढ़ाई एक होती थी और 11th 12th अलग होती थी, जिसको 10+2 बोलते थे। अब क्या हुआ, पूरा सिस्टम बदल दिया। अब नया सिस्टम ये है कि 5+3+3+4। तो ये नया सिस्टम कैसे है, तो मतलब सबसे पहले पेरेंट्स को गाइडलाइन दी जाएगी। जब पहले बच्चा 0 से 3 साल की उम्र तक होगा तो पेरेंट्स खुद ही उसे संभालेंगे। उनको गाइडलाइन दी जाएगी कि उन्हें किस हिसाब से करना है। तो फिर जब वो 3 साल से बड़ा होगा तो उसका प्ले स्कूल, नर्सरी स्कूल, उसका केजी, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, ये जो 5 साल होते हैं उसका मेन गोल ये होगा कि बच्चे को लैंग्वेज सिखा दी जाए। मतलब वो बेसिक पढ़ना सीख जाए, जैसे कि ABCD, वो रीडिंग करना सीख जाए, नंबर को पकड़ना या पहचानना सीख जाए, जो बेसिक या फाउंडेशनल होते हैं। इसलिए इस स्टेज का नाम भी इन्होंने फाउंडेशनल स्टेज रखा है। तो ये तो हो गया 5। अब नेक्स्ट 3 क्या है, इसको उन्होंने प्रिपरेटरी स्टेज बोला है। मतलब कि जब बच्चा 3rd क्लास में पहुंचता है, सो 3rd क्लास, 4th क्लास एंड 5th क्लास, ठीक है। तो इन्हें एक तरीके से बोला गया है कि ये प्रिपरेटरी स्टेज है। मतलब बेसिक खेल कूद के साथ बच्चों को ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। और हाँ, एक चीज़ और, 5th क्लास तक के सारे बच्चों को अगर स्कूल चाहे, उनके पास ये लिबर्टी है कि अगर वे चाहे तो अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ा सकते हैं। मतलब वहाँ पे जो भी लोकल लैंग्वेज है जिसमें भी कंफर्टेबल हो वो उसमें पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे उस लैंग्वेज में थोड़ा जल्दी समझेंगे। अब आता है अगले 3। अब जैसे ही बच्चा 6th क्लास में पहुंचता है, 6th क्लास में अब काफ़ी नई नई चीज़ें उसके साथ होंगी, जैसे कि कोडिंग। जी हाँ, 6th क्लास से कोडिंग सिखाई जाएगी। ये एक तरह की से मैंडेटरी कर देंगे, जो अभी मोस्टली बच्चे कॉलेज में जाके सीखते हैं। अब सरकार का ये मानना है कि ये ऐसी चीज़ है जो सबको आनी चाहिए। इससे माइंड ज़्यादा खुलता है, थिंकिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, लॉजिकल थिंकिंग आती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि फ्यूचर में आने वाली है, और अच्छा है कि उसको इस पॉलिसी में रखा गया है। सो 6th क्लास से कोडिंग इंट्रोड्यूस होगी, जो कि मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज। अब प्रैक्टिकल नॉलेज से मतलब है कि जैसे ही बच्चा 6th क्लास में आता है तो उसको कुछ छोटे छोटे वोकेशनल, छोटे छोटे इंटर्नशिप दे देंगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट पर काम कराना शुरू कर देंगे। अब ये पूरा डिफाइन नहीं किया, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैंने पॉइंट्स को समझा है, उसके हिसाब से तो प्रैक्टिकल नॉलेज का यही मतलब बनता है। अभी आगे जब ये एक्सप्लेन करेंगे तब सही से पता चलेगा क्या है ये। पर अभी के लिए हम इसको ये मान सकते हैं। अब ये जो 3 साल की स्टेज है ना, इसमें 6th 7th 8th इन सब में एक चीज़ होगी कि आपको सारे सब्जेक्ट के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। बेसिकली आपको फील आएगी कि हिस्ट्री कैसा होता है, साइंस कैसी होती है। अब 6 से 8 तक हमारा ये थर्ड हो चुका है। अब आते हैं लास्ट 4 पर, जिसको सेकेंडरी स्टेज बोला गया है। मतलब इनमें 9th 10th 11th 12th, इनमें क्या होगा कि पहले जो आपको 11th 12th में एकदम से झटका लगता था, मतलब आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इन तीन में से कोई एक ही ले सकते थे, और जो भी आप लोग सिर्फ उन्हीं के सब्जेक्ट पढ़ सकते थे। लेकिन अब इसको 4 साल, 9th 10th 11th 12th, इनमें डिवाइड कर दिया है। और अब आपके पास ऑप्शन होगा कि आप क्या क्या पढ़ना चाहते हैं। जैसे कि आप फिजिक्स के साथ अगर कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस या और कुछ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं इसके साथ, जो कि पहले नहीं था। पहले अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिए तो आपको साइंस के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे, आर्ट्स लिए तो आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे। लेकिन अब कोई भी रिजिड सेपरेशन नहीं रखा इन्होंने। चाहे आप साइंस का सब्जेक्ट उठाओ, चाहे आर्ट्स का उठाओ, चाहे करिकुलर का उठाओ या एक्स्ट्रा करिकुलर का उठाओ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक सब्जेक्ट की तरह माना जाएगा। जरा इमेजिन करो, डांस, म्यूजिक, इनको साइंस, कॉमर्स, इनके इक्विवेलेंट रखा गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर कोई रटने वाला सीन नहीं होगा। इससे एक फायदा होगा कि आपका जो रटने वाला पोर्शन है उसको कम कर दिया जाएगा, आपका सिलेबस कम कर दिया जाएगा, और जो मेन फोकस होगा वो इस पर होगा कि रटने वाले बच्चों को नहीं, जिस पर नॉलेज ज़्यादा है उसको नंबर मिले। अब ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा कि पहले क्या होता था कि बोर्ड एग्जाम्स डिसाइड करेगा कि आपने पूरी 12th में कितना परफॉर्म किया है। लेकिन अब क्या है, अब थ्रू आउट द ईयर कुछ आपके टेस्ट होंगे, और वो रटने वाले टेस्ट तो नहीं होंगे, वे सब आपके एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। एप्लीकेशन बेस्ड सुनने में ही अच्छा लग रहा है। जैसे कि बताया है कि 6th क्लास में कोडिंग बता देंगे, कि सभी स्कूल जो एग्ज़ाम्स होंगे वो सेमेस्टर वाइज होंगे, जैसे कॉलेजेस में होते हैं सेमेस्टर वाइज, साल में 2 बार, वो वैसे होंगे।
और हाँ, एक और चीज़ कि पहले 4.4% के अराउंड जीडीपी का एजुकेशन सिस्टम पे खर्च होता था, अब उसको 6% कर दिया। आप शायद अभी 12th में होंगे और सोच रहे होंगे कि अपन तो हो गया, ये जो कुछ भी है वो नेक्स्ट बैच के लिए होगा, पर आप कॉलेज में तो जाओगे तो आपके लिए भी काफ़ी नई नई चीज़ें आई हैं जो मैं भी बताने वाला हूँ। तो अब आते हैं कॉलेज लाइफ पर। अब जैसे ही आप कॉलेज में आते हैं तो एक चीज़ देखी जाती थी कि काफ़ी बच्चे कॉलेज की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते थे। रीज़न कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल इशू हो सकता है या फिर और कुछ उनका पर्सनल इशू हो सकता है। वे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रख पाते थे, उन्हें कॉलेज ड्रॉप करना पड़ता था बीच में ही, फर्स्ट ईयर के बाद या सेकंड ईयर के बाद, जिससे उनका कोई फ़ायदा नहीं था। मतलब उनको डिग्री तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही मिलेगी ना। लेकिन अब क्या किया गया है कि जो जितने भी ग्रेजुएशन कोर्सेज थे उसमें मेजर और माइनर्स होंगे। मेजर और माइनर मतलब कि आपके पास ऑप्शन होगा कि अगर आप एक साइंस स्टूडेंट है और आपके पास फिजिक्स एज ए मेजर सब्जेक्ट है, तो आप म्यूजिक या फिर फैशन डिजाइनिंग या फिर जो भी आप लेना चाहते हैं उसको एज ए माइनर भी ले सकते हैं। कोई भी कॉम्बिनेशन आप चूज कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको पढ़ना हो या जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, कुछ भी। मतलब इस लेवल की लिबर्टी दी जाएगी। और मान लो कि फर्स्ट ईयर में आपको कॉलेज ड्रॉप करना पड़ा ड्यू टू सम रीज़न, तो ऐसा नहीं है कि आपकी 1 साल की मेहनत वो बेकार जाएगी। आपको उसके लिए एक बेसिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अगर आप 2 साल के बाद छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और जब आप वो कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी। तो मतलब स्टूडेंट का कोई भी साल वेस्ट नहीं होगा अगर वो कोर्स को बीच में भी छोड़ता तो भी। सभी हायर एजुकेशन एक अथॉरिटी के द्वारा चलाई जाएगी, यूजीसी, एआईसीटी, ये सब एक साथ काम करेगी। और कॉलेज बीच में ड्रॉप करने के बाद अगर आपको 1-2 साल के बाद या फिर कुछ टाइम के बाद फिर से कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए क्रेडिट सिस्टम या पॉलिसी होगी। अब ये क्रेडिट सिस्टम क्या है? मतलब जब भी आप कोई डिग्री कंप्लीट करते हो तो वो डिग्री कंप्लीट करने के लिए कुछ मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट चाहिए होते हैं। हर सेमेस्टर के कुछ क्रेडिट्स होते हैं और हर सब्जेक्ट के कुछ क्रेडिट होते हैं। अगर आपके उतने टोटल क्रेडिट हो जाते हैं तो आपको डिग्री मिल जाती है। अब सरकार का मानना ये है कि मान लो किसी ने फर्स्ट ईयर में ड्रॉप किया 1-2 साल, तो जब वो वापस आएगा तो उसको फर्स्ट ईयर में एडमिशन ना लेना पड़े, वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेगा। और जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट ईयर में छोड़ने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट में होगा कि बंदे के पास कितने क्रेडिट हैं। ठीक है। सेकेंड ईयर में छोड़ते हो तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, और थर्ड ईयर में बैचलर्स डिग्री। और अगर आप 4 साल के बाद छोड़ते हो, जी हाँ 4 साल, ये कुछ नया लाए हैं, सरकार ने यहाँ एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है कि अगर आपकी डिग्री 4 साल की होगी तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसका क्या फ़ायदा है? 4 साल की डिग्री का फ़ायदा क्या है? देखो यार, काफ़ी बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें बस जॉब लेनी होती है, वे डिग्री सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वे यूपीएससी या फिर और कोई जॉब जिसमें ग्रेजुएशन की नीड होती है उसका फॉर्म भर सकें। तो सरकार ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो 3 साल में बैचलर डिग्री लो और जॉब करो, चौथा साल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपका मन है कि आपको रिसर्च भी करनी है तो फोर्थ ईयर जो है वो आपका रिसर्च ओरिएंटेड होगा, और वो स्टूडेंट जो 4 साल कंप्लीट कर लेगा अपने, उसको मिलेगी 4 ईयर डिग्री। अब मान लो आपको रिसर्च में और जाना है तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होगी जो 1-2 साल की होगी, और आपको जो पीएचडी होगा वो लगभग 4 साल का होगा। एंड एम फिल को हटा दिया। जी हाँ, एम फिल को हटा दिया गया है। और जैसे कि मैंने भी बताया कि पहले ना क्या होता था कि आपकी काफ़ी रेगुलेटरी बॉडीज हुआ करती थी हायर एजुकेशन के अंदर, लेकिन अब क्या गया है, अब उन सबको एक कर दिया गया है। जैसे कि आपकी यूजीसी थी, एआईसीटी थी, इन सबको एक करा जा रहा है, जहाँ तक मैंने पढ़ा और समझा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ऑल द ग्रेजुएशन कोर्स फील्ड ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज विल बी गवर्न बाय ए सिंगल अथॉरिटी विद कैपिंग ऑन इन ईच कोर्स। अब जैसे आप कॉलेज में जाएंगे और फोर्थ ईयर में एंटर करेंगे तो वहाँ पे एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगी। आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च करनी है तो आपको फंडिंग मिलेगी वहाँ से, चाहे आपको फिजिक्स में करनी है, चाहे किसी सोशल साइंस में करनी है, किसी में भी करनी है, आपको सबको फंडिंग मिलेगी वहाँ पे जो भी रिसर्च करना चाहते हैं। क्योंकि यार आज के टाइम में ना इनोवेशन चाहिए, तो सरकार का मानना है कि अगर अर्ली स्टेज से ही हम इसको स्टार्ट कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि उन्होंने किया कि 6th में कोडिंग स्टार्ट करके। और हाँ, एक चीज़ कि काफ़ी लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता तो वे प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं। अब प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस से वो बहुत परेशान होते हैं, वे फीस बढ़ा देते हैं। लेकिन इस पॉलिसी में ये भी बोला गया है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस होंगे उन पे कैपिंग की जाएगी, वे फीस नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज भी ज़रूरी है। अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए तो प्राइवेट कॉलेज भी उतना ही कंट्रीब्यूट करते हैं जितना कि गवर्नमेंट कॉलेज।
और एक और चीज़, 9th से 12th क्लास के बच्चों का सिलेबस कम होगा, पेपर ऑब्जेक्टिव भी होंगे, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं होंगे, एमसीक्यूज टाइप भी होंगे। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए अभी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। हमें बताएं कि आपको ये पॉलिसी कैसी लगी और आपका क्या व्यू है उस पर, ये हमें बताइए। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें।